हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पहला पॉइंट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उस पॉइंट का क्या नाम है बच्चों? चार्ज। चार्ज को जानेंगे, समझेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए चार्ज क्या है। तो एक्चुअल में चार्ज क्या होता है बच्चों? एक किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। जब किसी इस मैटर को जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फील्ड करे, तो हम लोग ये जानेंगे कि इस मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? चार्ज। क्या नाम दे देते हैं बच्चों? चार्ज। तो ये आपका चार्ज होता है। चार्ज क्या? चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स कास्ट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ केप्ट दिस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैटर को रखेंगे, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फील्ड करेगा, तो हम लोग कहेंगे इस मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? चार्ज नाम दे देंगे। ये चीज होता है बच्चों। अब देखो, कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है। मान लो ये आपके पास क्या है? न्यूट्रल बॉडी। क्या है बच्चों? न्यूट्रल बॉडी। अब ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज होता है बच्चों। इसके अंदर चार्ज होता है, लेकिन इक्वल अमाउंट में होता है। इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसल आउट करके न्यूट्रल कंडीशन में बने पड़े रहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? किसी बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो क्या करेंगे बच्चों? किसी बॉडी पे चार्ज लाना हो तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा हम लोग उस किसी भी बॉडी को चार्ज के कंडीशन में ला सकते हैं। मान लो अगर हम लोग इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, जैसे इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन अगर कोई बॉडी गेन करेगा तो वो निगेटिव कंडीशन, निगेटिव चार्ज के कंडीशन में आएगा। और अगर कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को एक्सक्रिएट कर देगा, आउटसाइड कर देगा, तो उस बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां से आपके इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल निगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से निकलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी अर्थात निगेटिविटी की कमी आएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, जिसकी वजह से ये निगेटिव के कंडीशन में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के निगेटिव होने की वजह से निगेटिव कंडीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बॉडी को कहीं ना कहीं चार्ज के कंडीशन में लेके आते हैं। न्यूट्रल का अभिप्राय है कि इक्वल अमाउंट में आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उस बॉडी पे प्रेजेंट है, ना कि वो कोई चार्ज प्रेजेंट करके रखा हो। ऐसा नहीं है, उसके अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। अब देखो, चार्ज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम लोग गेन करेंगे। चार्ज की पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होता है बच्चों? एडिविटी ऑफ चार्ज। क्या होता है बच्चों? चार्ज, एडिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या चीज होता है? मान लो यहाँ पे आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी में अभी हमने बताया ये बॉडी आपकी कैसी है? न्यूट्रल है। या मान लो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, न्यूट्रल मतलब किसी भी कंडीशन में है। हम लोग यहाँ पे ये चार्ज के कुछ कंडीशन दिखा रहे हैं, +2, -2, +5, -6, -8। अब ये कहा जा रहा है कि इस बॉडी में क्यूटी का वैल्यू कितना होएगा, अर्थात टोटल चार्ज कितना निकल कर आएगा। टोटल चार्ज का अभिप्राय बच्चों एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्यूटी को कहीं ना कहीं फाइंड करेंगे। क्यूटी आपका ये कहता है, या एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी में जो वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या जो वहां पे चार्ज प्रेजेंट हो, उसको अलजेब्रिक सम के तरीके से दिखाइए। कैसे दिखाइए? अलजेब्रिक सम के तरीके से दिखाइए। अलजेब्रिक सम का अभिप्राय क्या होता है बच्चों? हर एक चार्ज को उसके साइन के साथ लेके कहीं ना कहीं राइट करना पड़ता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है? हर एक चार्ज को अगर क्यूटी निकालना है, हर एक चार्ज को अलजेब्रिक सम के तरीके से दिखाइए। और अलजेब्रिक सम का अभिप्राय क्या होता है बच्चों? हर एक चार्ज को उसके साइन के साथ लेके दिखाइए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम लोग क्यूटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका +2 है तो +2 हो जाएगा, -2 है तो -2, +5 है तो +5, -6 है तो -6, -8 है तो -8। अब सभी को अगर
ऐड करेंगे तो QT की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 14 2 16। अब इधर देख लो 2 5 7 माइनस 16। अब देखो QT की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -9। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे QT ना निकालते या आइडेंटिटी ऑफ चार्ज न जानते, सभी चार्ज को स्केलर क्वांटिटी की तरह सम कर देते और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कुछ और आ जाती और हम लोग का गलत हो जाता। समझे सभी बच्चों, समझ गए एवरीवन, समझ गए एवरीवन, एवरीवन इज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्या सभी को ये पॉइंट समझ में आया? व्हाट आइडेंटिटी ऑफ चार्ज, I hope understand everybody student. Now another physical properties of charge. अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के सेकंड पॉइंट को लेते हैं और देखते हैं क्या है सेकंड पॉइंट, अर्थात क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऑफ अ सेकंड पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये होता है बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज का अभिप्राय क्या बच्चों, अभी हमने आपको एक पॉइंट बताया था, उस पॉइंट को क्या बताया था कि ये आपका न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? न्यूट्रल बॉडी। इधर आपके पास कोई दो बॉडी है, इन बॉडी को अगर चार्ज करना हुआ तो क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर देंगे या इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉनों को इस बॉडी के द्वारा गेन कर लिया जाएगा। अब देखो मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब एक क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। क्या बनेगा, एक सिस्टम। तो अगर यहाँ पे टोटल QT की बात किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 10 2 8 यहाँ बचेगा, यहाँ 2 ट्रांसफर हो गया है तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। और पहले इस बॉडी का कितना, इस सिस्टम का कितना इलेक्ट्रॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनों को हमेशा या चार्ज को हमेशा कंजर्व्ड करके रखते हैं, कभी ना क्रिएट कभी ना डिस्ट्रॉय, ऐसे कंडीशन को नहीं देख पाते हैं। केवल उसी चार्ज को ट्रांसफर करके किसी अदर बॉडी को हम लोग चार्ज के कंडीशन में लेके आते हैं। समझे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉय, ओनली एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर के कंडीशन को दिखा सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलिए अगर आप सभी समझे तो अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम लोग टेक करें तो अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी देखो फिर उसी पॉइंट को लेने जा रहे हैं। आप यहाँ न्यूट्रल बॉडी को लिए, दूसरे न्यूट्रल बॉडी को लिए, आपने जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया, कितना किया, 2 इलेक्ट्रॉन का, या ये 10 इलेक्ट्रॉन है तो 4 का कर सकते हो, या आपके 10 है तो 6 का कर सकते हो, या आपके पास 10 है तो 5 इलेक्ट्रॉन का कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। क्या आप कभी ऐसे कर सकते हो 2/3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, 4/3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ऐसा किया जा सकता है? दिस इज अ पॉसिबल, दिस इज अ नॉट पॉसिबल। हमेशा जो इलेक्ट्रॉनों को हम ट्रांसफर करते हैं कैसे करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में किया जाता है, हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में किया जाता है। और जो यही इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज अवेलेबल है हमारे पास, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, वेयर N इज अ प्लस, ऐसे कर सकते हैं -1 से ले माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक, ये आपकी n की वैल्यू है। या n बराबर आप प्लस माइनस 1 2 3 4 5 ये चीजें हैं आपकी n की वैल्यू। Everyone understand this point? What a meaning of quantization of charge? What a meaning of quantization charge? ये सभी को समझ में आया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हमेशा जो आपके फंडामेंटल चार्जेस होते हैं ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। समझ गए, तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। नाउ
फिजिकल तब चार्ज को गेन किया जाए। चार्ज इन इनवेरिएंट क्या होता है बच्चों? चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब बच्चों चार्ज कभी भी वेरी नहीं करता है, ना स्पीड के साथ, ना टाइम, ना अदर फिजिकल क्वांटिटीजों के साथ। हमेशा अगर 2 कूलम चार्ज है तो कितनी भी इसकी स्पीड बढ़ा के करंट का फ्लो करवाइए या करंट को लाइए, हमेशा इनवेरिएंट के कंडीशन में रहेगा, अर्थात इसके वैल्यू में वेरी का कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। इंक्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात चार्ज हमेशा कैसा रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट। यानी कि दिस इज नॉट वेरी, यानी कि ये वेरी नहीं करता, ये कभी स्पीड के साथ इंक्रीजिंग के कंडीशन पे नहीं आएगा, अर्थात 2 कूलम से 5 कूलम, 6 कूलम, 8 कूलम नहीं होएगा। हमेशा कितना रहेगा बच्चों? अगर 2 कूलम है तो हर एक स्पीड में कितनी भी स्पीड इसकी इंक्रीज कर दो, ये हमेशा 2 कूलम ही बना रहेगा। ये चीज है बच्चों। अब देखो ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंसेस। फोर्स एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? कि अगर आपके पास 2 लाइक चार्ज हैं तो ये क्या करेगा? रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल। अगर यहीं पे अनलाइक चार्ज हैं तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फोर्स एक्सपीरियंसेस का मतलब लाइक चार्ज तो रिपल्सन, अगर अनलाइक चार्ज तो अट्रैक्शन, अनलाइक चार्ज तो अट्रैक्शन। समझ गए बच्चों? ये आपकी फिफ्थ है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब 6 नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आएगा बच्चों? चार्ज ऑलवेज कैरी विथ मास। कैरी विथ मास। चार्ज जो होता है बच्चों ये हमेशा मास के साथ कहीं ना कहीं कैरी किया जाता है। जैसे मान लो आपने 2 बॉडी को लिया, एक बॉडी यहाँ है, दूसरी बॉडी यहाँ है। अब इस बॉडी से हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों क्या है? न्यूट्रल है। इस बॉडी से हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ तो इस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निगेटिव। इस पे क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों का डिक्रीजिंग हो गया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि हमेशा ये जो चार्ज होता है मास के साथ, मास अपने साथ कैरी करता है। चार्ज क्या करता है? मास अपने साथ कैरी करता है, यानी कि अपने साथ मास को भी लेके चला जाता है। और कितने मास का डिक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे मान लो एक ए बॉडी है तो यहाँ पे आपके यम ए बराबर क्या हो जाएगा? यम ए माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 यम ई के बराबर डिक्रीज कर जाएगा। और इतना ही आपका इस बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा। चार्ज ऑलवेज कैरी विथ मास, इस पॉइंट को गेन किए सभी बच्चों। चलिए गेन किए तो अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट, अगला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक है बच्चों? चार्जिंग या चार्ज प्रोड्यूस, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज ऑफ एनी बॉडी लिख सकते हैं। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज मतलब कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो हम लोग कैसे उस बॉडी को चार्ज के कंडीशन में ला सकते हैं। तो हम लोग 3 मेथड यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला आपका क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन। पहला मेथड क्या है बच्चों? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बच्चों? इंडक्शन। क्या होता है बच्चों? इंडक्शन। तीसरा मेथड यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बच्चों? कांटेक्ट।
क्या होता है बच्चों, कांटेक्ट। ये 3 मेथड को हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ते हैं। किसमें, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, यानी कि किसी न्यूट्रल बॉडी को किस किस मेथड से हम लोग चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला फ्रिक्शन देखेंगे। हमेशा एक फ्रिक्शन मेथड जो हम लोग किसी भी बॉडी पे चार्ज लाने के लिए अप्लाइड करते हैं, तो उस बॉडी, वह बॉडी हमेशा कैसा होता है बच्चों, इंसुलेटेड होता है। कैसा होता है, इंसुलेटर, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये जो मेथड है, इस मेथड से हमेशा हम लोग किस बॉडी पे चार्ज लेके आते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है बच्चों, नो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी बॉडी, दिस दैट बॉडी इज कॉल्ड अ इंसुलेटर, यानी कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बॉडी, यानी कि जो आपका इंसुलेटर बॉडीज होता है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से समझ जाएंगे। एक्चुअल में जो आपके इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिटल को छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाते हैं वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल में, एटम में बधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें आपका कोई फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई अपने ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर की तरफ नहीं आया रहता है। दैट बॉडी इज कॉल्ड अ इंसुलेटर। अब देखो, जैसा कि हमने दो यहाँ पे बॉडी को लिया, अब इन्हीं दोनों बॉडी को हम लोग फ्रिक्सेट करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, अर्थात एक दूसरे पे रब करेंगे। ऐसे जैसे एक दूसरे पे रब करेंगे आप देखेंगे एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, दूसरे बॉडी में। अब जैसे ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, आप देखेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बॉडी आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और कितना चार्ज आ जाएगा, Ne आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, Ne। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आपका दूसरे बॉडी में गया है आप देखेंगे वो बॉडी भी चार्ज के कंडीशन पे आएगा, और कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस Ne। प्लस और माइनस क्यों लिखा गया बच्चों, क्योंकि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव होएगा, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब आपका क्यू ए बॉडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। और क्यू बी आपका कैसा हो जाएगा, अर्थात बी बॉडी आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को इस क्रिएट किया है। समझिए, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब देखो एक चीज भाई हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज में बताया था, वो क्या बताया था, चार्ज ऑलवेज कैरी विथ मास, यानी कि चार्ज हमेशा अपने साथ मास को भी निकाल के ले जाता है। अब देखो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस बॉडी का मास डिक्रीज करेगा कि नहीं, यस डिक्रीज करेगा। और कितना करेगा बच्चों, मान लो इस बॉडी का मास Ma है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो डिक्रीज कर जाएगा। कितना करेगा, Ma माइनस, मान लो N इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो Me के बराबर आपका मास डिक्रीज कर जाएगा। सेम आपका इसके साथ होएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है उस बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा। और कितना इंक्रीज कर जाएगा, यहां पे देखेंगे Mb इक्वल टू Mb, N इलेक्ट्रॉन गया है तो Me इलेक्ट्रॉन की तरीके से इंक्रीज कर जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एवरीवन। क्या सभी इस पॉइंट को समझे, कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है। चलिए अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड मेथड को देखेंगे, कैसे इंडक्शन मेथड से हम लोग चार्ज करते हैं न्यूट्रल बॉडी को। अब देखो इंडक्शन मेथड हमेशा हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर अ कंडक्टर। किसके लिए करेंगे बच्चों, कंडक्टर के लिए। और इस इंडक्शन मेथड में आप देखेंगे नो कांटेक्ट ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज्ड बॉडी, यानी कि जो चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी है इन दोनों में कोई कांटेक्शन नहीं है, अनचार्ज्ड बॉडी। इस तरीके से कहीं ना कहीं दोनों बॉडीज को हम लोग रखे रहते हैं इंसुलेटर पे लगा के, और इधर आपका क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर क्यों लिया जा रहा है बच्चों, क्योंकि आपको पता होएगा अगर इंडक्शन मेथड लगा रहे हैं, नो कांटेक्शन है, तो एक पे चार्ज रहेगा तभी तो दूसरे पे चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। मान लो ये आपका कंडक्टर,
कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि ये निगेटिव चार्ज है। अब देखेंगे, अब जैसे जैसे हम लोग इस निगेटिव चार्ज बॉडी को यानी कि इस कंडक्टर को आगे की तरफ लेके आएंगे, आप देखेंगे ये जो न्यूट्रल बॉडी है, कैसा है, न्यूट्रल बॉडी। ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी के सभी इलेक्ट्रॉन किस साइड आ जाएंगे, इस साइड, और आपके जो पॉजिटिव आयन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस साइड आके जनरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके जब सेम लाइक के चार्ज होंगे, अब देखो वहां चार्ज की प्रॉपर्टीज जो बता रहे थे यहाँ पे आपको दिखाई दे भी रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग इस बॉडी को इसके पास लेके आएंगे, निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसमें जो निगेटिव होएगा दूसरे की तरफ भग जाएगा, और जो पॉजिटिव होएगा इस तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब ये निगेटिव निगेटिव रिपल करके इस तरफ ला देगा, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके इस तरफ ला के जनरेट कर देगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर जी इस पे तो चार्ज आ गया, लेकिन अभी भी आपका चार्ज्ड बॉडी नहीं है, चार्ज्ड बॉडी नहीं है। क्या है बच्चों, नहीं है। अब इसके बाद देखो, इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे समझेंगे सभी। एवरीवन गेन दिस पॉइंट, सभी इस पॉइंट को गेन करेंगे। इसके आगे क्या करने वाले हैं, अब ये जो आपका बॉडी पे एक तरफ निगेटिव चार्ज आया है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आया है, इसके निगेटिव वाले सिरे को हम लोग अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, अर्थिंग कर देंगे। अब अर्थ क्या करेगा, ये जो आपका निगेटिव चार्ज है इसको अपने अंदर खींच लेगा, अपने अंदर ड्रा कर लेगा। जैसे ही ड्रा करेगा, फिर हम लोग इस अर्थिंग के कनेक्शन को कट करेंगे और इस बॉडी को यहाँ पे लेके आएंगे। देखेंगे ये अब जाके बॉडी कैसा हो जाएगा, चार्जिंग कंडीशन में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, चार्जिंग कंडीशन में, चार्जिंग कंडीशन में आपका आ जाएगा। समझ गए। अब देखो ये जो आपका अर्थिंग करने का प्रोसेस है, ये कैसे करके हम लोग निगेटिव को अपने अर्थ में लेते हैं, या कभी कभी जब हम लोग निगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगा कैसे अर्थ से इस बॉडी में लेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर कोई भी बॉडी आपका चार्ज कंडीशन में है और कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसे हमें न्यूट्रल बनाना हो तो क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनों का फ्लोवेशन किधर हो जाएगा, अर्थ के डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसे चार्ज के कंडीशन में लाना है, तो हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, बॉडी के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, अगर न्यूट्रल बॉडी है, अगर न्यूट्रल बॉडी है तो इसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लोवेशन बॉडी की तरफ होएगा कि अर्थ की तरफ। अब देखो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इसमें आपका निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इक्वल अमाउंट में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ पे अर्थ में जो आपके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन गेन है, वो इलेक्ट्रॉनों का फ्लोवेशन बॉडी की तरफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे यहाँ निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये आपके सभी निगेटिव चार्ज अर्थ के डायरेक्शन में फ्लो होके न्यूट्रल कंडीशन में आने का प्रयास कर जाते हैं। जैसा कि आप ऊपर वाले कंडीशन में देखें, आपके इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए और फिर अर्थ का कनेक्शन हटाएं तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझे बच्चों, कैसे हम लोग इस इंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, ये समझ में आया। तो इसमें आप देखेंगे फारा कंडक्टर के लिए यूज होता है, और इसमें नो कांटेक्ट ऑफ चार्ज एंड अनचार्ज्ड बॉडी, यानी कि चार्ज और अनचार्ज बॉडी में कोई कांटेक्शन नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब देखो ये दूसरा मेथड फिनिश होता है। अब हम लोग तीसरे मेथड पे आते हैं, कैसे हम लोग अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज वाले कंडीशन में लाते हैं। अब ध्यान देना, ये जो आपका कांटेक्ट मेथड है, ये हमेशा आइडेंटिकल बॉडी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए बच्चों यूज किया जाता है, आइडेंटिकल बॉडी के लिए। आइडेंटिकल बॉडी का मतलब, मान लो एक आपका बॉडी यहाँ, दूसरा बॉडी यहाँ है। अब जितना रेडियस आपका इस बॉडी का है, यानी कि R1 है, उतना ही रेडियस आपका R2 के भी होना चाहिए। आइडेंटिकल का अभिप्राय है। अब देखो कैसे हम लोग इसको चार्ज करेंगे। मान लो आपका यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे आपका Q2 है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल कंडीशन में है, न्यूट्रल कंडीशन में। लेकिन Q1 Q2 अलग अलग है। जैसे ही हम लोग इस बॉडी को कांटेक्ट के कंडीशन में लाएंगे, कांटेक्ट के कंडीशन में लाएंगे,
आप देखेंगे इस बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। आपके एक नंबर में सवाल पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि यहाँ पे आपका एक बॉडी है और दूसरा बॉडी यहाँ पे है, इस पे 4 माइक्रोकूलाम है, इस पे 6 माइक्रोकूलाम चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, दोनों को कांटेक्ट में लाया गया। बताइए कि अब दोनों बॉडी पे चार्ज कितना अवेलेबल होंगे, तो दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 4 प्लस 6 अपान में 2, आपका कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोकूलाम। 5 माइक्रोकूलाम आपका इस बॉडी पे आ जाएगा और 5 माइक्रोकूलाम आपका इस बॉडी पे आ जाएगा आफ्टर कांटेक्ट इज रिमूव। कांटेक्ट को रिमूव करने के बाद यहां भी आपका कांटेक्ट रिमूव भी किया गया है। समझे कि नहीं, समझ गए बच्चों? ये आपका कांटेक्ट रिमूवल के बाद आपका दोनों बॉडी पे अलग अलग चार्ज की वैल्यू आई है। समझ गए बच्चों? अब देखिए इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कूलम्ब्स लॉ, COULOMB, कूलम्ब्स लॉ। देखिए अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपके ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रोड्यूस किया जाता है। इस चैप्टर में ढेर सारे जो न्यूमेरिकल दिए हैं इसी टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट होके आते हैं। आप देखेंगे कितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिलने वाले, हर टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ को समझ लेते हैं। एक्चुअल में बच्चों जो कूलम्ब्स लॉ है एक किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। अब देखिए पॉइंट चार्ज के लिए जो एप्लीकेबल है, अर्थात कूलम्ब जी ने जो इस नियम में बताया, इस लॉ में बताया है, क्या चीजें बताई इसको गेन करेंगे। उन्होंने क्या किया, 2 पॉइंट चार्ज को लिया, एक आपका Q1 था, दूसरा आपका Q2। हमेशा याद रखना ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो उन्होंने 2 पॉइंट चार्ज को लिया, Q1 और Q2 को लिया। जैसे ही Q1 Q2 को लिया और R डिस्टेंस पे सेपरेट किया तो उन्होंने एक घटना देखा। क्या देखा कि जो आपका यहाँ पे इसके बीच फोर्स जनरेट हो रहा था, ये फोर्स जो जनरेट हो रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों चार्ज के मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड के, मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड के, यानी कि Q1 इंटू Q2 के क्या हो गया, मल्टीपल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, इनके बीच जो फोर्स का जनरेशन हो रहा है, इनके बीच जो फोर्स का क्रिएशन हो रहा है, यानी कि फोर्स अप्लाइड हो जा रहा है आर डिस्टेंस पे सेपरेट करने के बाद। अब इसके बाद इन्होंने दूसरी बात भी देखी, क्या देखी कि यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर का, अर्थात आर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिर इन्होंने जब दोनों पॉइंट को मर्ज किया क्या पाया, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इन्होंने एक कांस्टेंट के पाया, और इसके बाद मल्टीपल में आप के चीजें हैं राइट कर लो। अब देखो यहाँ पे जो के का वैल्यू होता है वो कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अर्थात F बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और सबसे मजेदार बात यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9 × 10⁹ न्यूटन, या न्यूटन रहने दीजिए, इसका जो यूनिट होएगा ये यूनिट लेस होएगा, अदर वाई दिस इज अ कांस्टेंट। क्यों यूनिट लेस होएगा, क्योंकि आपका एक कांस्टेंट है। तो 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू निकल जाती है, किसकी, इस के की। और के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे इंटरेस्टेड बात यहाँ पे ये निकल के आता है, व्हाट अ एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो सभी, 4 तो आप हर डेली सुनते ही आ रहे हैं, लिसन करते हुए आ रहे हैं। पाई भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो या अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहां भी पाई मिल ही जाता है, 22/7 3.14 इसकी वैल्यू होती है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट किसी को सुनने को मिलता नहीं, व्हाट एप्सिलॉन नॉट। तो आप सभी समझेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होता है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हुआ है बच्चों, परमिटिविटी। क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी, परमिटिविटी होता है। क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी। ये क्या चीज है बच्चों,
ये हमेशा याद रखना, इनके बीच जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है इसके लिए मीडियम क्रिएशन का काम करता है, मीडियम क्रिएशन का काम करता है। मीडियम क्रिएशन का अभिप्राय मतलब क्या बच्चों, ये फोर्स पे कहीं ना कहीं अपना इंपैक्ट दिखाता है, फोर्स पे कहीं ना कहीं अपना इंपैक्ट दिखाता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करवाएगा कि इसके बीच जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है क्या ये मीडियम डिपेंडेंस है। अगर मीडियम डिपेंडेंस है तो कैसे डिपेंड है, अर्थात ये मीडियम डिपेंडेंस होता है। और जो यहाँ पे मीडियम डिपेंडेंस है, जो आपका यहाँ पे अप्लाइड होके आता है मीडियम डिपेंडेंसी की कंडीशन, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक के क्या चीज होता है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसी के को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिलेटिव परमिविटी, परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। अब देखो इसको हम लोग प्रेजेंट किससे करते हैं, के, और इसी के साथ साथ एफ साइलेंट नॉट आर भी होता है। अब देखो ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ये आपका एफ साइलेंट नॉट पे कैसे डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर इसके बीच मीडियम प्रेजेंट है तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ साइलेंट यम अपान एफ साइलेंट नॉट। और आपका यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, के एफ साइलेंट नॉट। ये ऐसे होता है बच्चों, एफ साइलेंट नॉट अपान क्या हो जाएगा, एफ साइलेंट, एफ मीडियम हो जाएगा। तो एफ साइलेंट नॉट बराबर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, के एफ साइलेंट यम। इस तरीके से डिपेंड करता है, समझे बच्चों। नहीं, एक्चुअल में हम लोग पहले सही लिखे थे, ये रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से यहाँ केयरफुल होंगे। के बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइलेंट नॉट। यानी कि एफ साइलेंट नॉट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, के एफ साइलेंट नॉट। इस तरीके से ये डिपेंड करता है। एवरीवन कंसंट्रेटेड दिस पॉइंट, सभी इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होंगे, ये किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका मीडियम का जो यहाँ पे रिलेटिव सॉरी माने यहाँ देखेंगे परमिटी आपका निकल के आएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, के एफ साइलेंट नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं इस पॉइंट को गेन करते हैं। अब देखिए जो इन्होंने बातें बताई उस बातें को यहाँ पे लिख लेते हैं, उस बातें को यहाँ पे लिख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ, कूलॉम्स लॉ को लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ the electrostatics force is directly proportional of magnitude of multiple of both charge। समझे बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान देंगे सभी। मल्टीपल ऑफ बोथ चार्ज एंड इनवर्सली proportional ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। किसके स्क्वायर बच्चों, डिस्टेंस स्क्वायर सेपरेशन देम। यानी कि कूलॉम्स लॉ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीपल ऑफ बोथ चार्ज। यानी कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और
इसके आगे पढ़िए, बोथ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर सेपरेशन, यानी कि दोनों चार्ज को जितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं जो फार्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आता है, F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला निकल कर आता है। अब देखो इसमें जो पॉइंट हम लोग गेन करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है। ये आपका जो फोर्स निकल के आ रहा है, एक कैसा फोर्स है, पॉइंट चार्ज पे अप्लीकेबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, पॉइंट चार्ज पे अप्लीकेबल फोर्स है, यानी कि हमेशा ये फोर्स जो जनरेट होएगा किसके लिए, अब किसके लिए अप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो फोर्स हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कैसा होता है बच्चों, कंजर्व्ड होता है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखें तो ये फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव होता है। कैसा होता है बच्चों, रिपल्सिव, यानी कि रिपल भी करेगा और अट्रैक्ट भी करेगा। अगर अनलाइक रहेगा तो रिपल अट्रैक्शन होएगा, अगर सेम या लाइक रहेगा तो क्या होएगा, रिपल्शन होएगा। और तीसरा इस चौथा पॉइंट जो हम लोग इसमें देख सकते हैं वो आपका है मीडियम डिपेंडेंट। क्या है बच्चों, मीडियम डिपेंडेंट, ये चीज है। और पांचवा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका कौन सा पॉइंट है, हमेशा ये सेंटर ज्वाइन पे एक्ट करता है, लाइन ऑफ सेंटर ज्वाइन पे एक्ट करता है। कहने का मतलब इस चार्ज और इस चार्ज के सेंटर जिस लाइन पे आपका आएगा इसी पे फोर्स हमेशा एक्ट करता है। अगर कहे कि नहीं भाई ये तो फोर्स ऐसे और ऐसे एक्ट करता है तो दिस इज अ रॉन्ग। ये जो आपका पांचवा पॉइंट है इसी चीज को हमें बताता है कि फोर्स जो इसके बीच अप्लाइड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइन ज्वाइन ऑफ सेंटर। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, लाइन ज्वाइन ऑफ सेंटर पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब हमेशा फोर्स इसी जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर है इसी पे एक्ट करेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इस तरीके से एक्ट करेगा, ना कि आपका नीचे की तरफ ऊपर की तरफ भाग के एक्ट करेगा। हमेशा लाइन ज्वाइन ऑफ सेंटर पे एक्ट करता है। ये सब आपके कूलम्ब्स ला के कहीं ना कहीं दिए गए पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद जो हम लोग अगला चीज देखने वाले हैं वो 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी है, कैसे मीडियम डिपेंडेंस है, इस चीज को गेन करिए आप। मीडियम डिपेंडेंस किस तरीके से हो रहा है कूलम्ब्स लॉ, इस चीज को आप सभी गेन करेंगे। यहां लिख दे रहे हैं मीडियम डिपेंडेंस। अब देखो दो हम लोग यहाँ पे अपना एक सिस्टम लेते हैं, ये आपके 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये आपका क्या है Q1 और ये आपका Q2 है। कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, R डिस्टेंस से। अब इसके बीच हमें क्या निकालना है, फोर्स। और यहाँ पे क्या आपका फिल है, एयर। क्या है बच्चों, एयर, यानी कि नो मीडियम है। क्या है यहाँ पे, नो मीडियम है। अब देखो दूसरा सिस्टम जो हम लोग लेने वाले हैं ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर दे रहे हैं, मीडियम। क्या फिल कर रहे हैं बच्चों, मीडियम। और यहाँ पे जो मीडियम फिल किया जा रहा है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है बच्चों, क्या है। अब यहाँ पे फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है, और ए भी कितने डिस्टेंस पे सेपरेट है बच्चों, R डिस्टेंस पे सेपरेट है। पहले यहाँ पे फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स आएगा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आ जाएगा। मान लो इसको हम लोग क्या मान लिए, F1। अब देखो यहाँ पे फोर्स निकालिए, यहाँ पे फोर्स आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन m। हमेशा याद रखना जब मीडियम आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन m। और यहाँ पे क्या आएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे Fm की जगह क्या आ जाएगा, Fm के, और यहाँ पे Q
Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से F कॉमन ले लो, F लिख लो यहाँ ना, यहाँ से 1/k कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखो इसके आगे की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख दो F1, यानी कि फोर्स कितने गुना डिक्रीज कर जाएगा, 1/k गुना डिक्रीज कर जाएगा, 1/k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा फोर्स, अगर यहाँ पे मीडियम को फिल कर दिया जाएगा तब। एक नंबर में आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि अगर हम लोग मीडियम को किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच फिल करते हैं तो फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाता है बच्चों, 1/k टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आता है सर ने यहाँ पे कैसे ए वैल्यू रख दिया। तो अभी हमने एक आपको रिलेशन बताया था, क्या बताया था, K इक्वल टू एफ एम अपान एप्सिलॉन नॉट, अर्थात एफ एम बराबर क्या निकाले थे, K एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं से हम लोग एफ एम की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K पुट किया है और यहाँ पे इस रिलेशन को फाइंड आउट किया है। तो आप सभी बता लेंगे कि किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच किसी मीडियम को फिल करने पे फोर्स कितना टाइम डिक्रीज कर जाता है। ये चीजें आप लोग अगर लिखने के लिए आएगा या डेरिवेट करने के लिए आएगा, डेरिवेट कर पाएंगे। तो आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट एंड आल्सो डेरिवेट दिस पॉइंट इन द एग्जामिनेशन। सभी बच्चे इस पॉइंट को एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं डेरिवेट कर सकते हैं इस पॉइंट को देखने के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपका क्या निकल के आएगा उसको देखते हैं। अब देखो इसमें आपके न्यूमेरिकल कैसे बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग पहले तीन न्यूमेरिकल को यहाँ पे अपना, तीन तरीके के न्यूमेरिकल को यहाँ पे लेके अपना समझते हैं। ये आपका क्या है, ट्रायंगल है, दिस इज आल्सो ट्रायंगल। और यहाँ पे आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल, ये आपका सेकंड टाइप न्यूमेरिकल, ये आपका थर्ड टाइप न्यूमेरिकल। कहीं ना कहीं ऐसे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कैसे पूछेंगे बच्चों, यहाँ पे आपका Q1 Q2 नहीं है, एक्चुअल में सब आपके इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज यहाँ पे दिए गए थे और पूछ रहा था यहाँ पे अगर सेंटर पे Q0 चार्ज को कीप्ट किया जाए तो इस पे जनरेट होने वाले फोर्स क्या निकल के आएगा। सबसे पहले आप सभी को पता होगा यहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर की बात करें तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं ए वाला निकल के आएगा और ये डिस्टेंस हमें पता है नहीं। इस डिस्टेंस को पहले फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे आपका एक कैसा ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के लिए सभी लेंथ आपके, सभी आपके डिस्टेंस क्या है, बराबर निकल के आएंगे। तो आप देखेंगे ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2। और क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से सभी एंगल आपके 60 के हैं, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का। तो यहाँ लगा दो cos 30 बराबर हाइपोटेनियस, सॉरी आपका क्या होएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है, L/2 अपान में हाइपोटेनियस क्या है, यही डिस्टेंस है आपका। यानी कि मान लो एक ऐसा डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, कैसा है, R। अब यहाँ cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 अपान क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू L/2 अपान में R। तो R को इधर करिए, R बराबर क्या हो जाएगा, L/2 इंटू 2/√3। 2 से कैंसिल, R की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों, L/√3। कितना आ गया, L/√3। कहने का मतलब ये डिस्टेंस जैसे ही निकल गया, अब कूलम्ब्स लॉ को हम लोग लगा देंगे। और कूलम्ब्स लॉ को हम लोग लगाएंगे, आप देखेंगे इसके द्वारा फोर्स किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और कितना आएगा, F। इसके द्वारा फोर्स किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। कितना आएगा, F। इसके द्वारा जो फोर्स जनरेट होएगा इस डायरेक्शन में होएगा, कितना आएगा, F। ये आपके F निकल के आते हैं। अब हमें जो यहाँ पे फोर्स क्रिएट करना होता है या फोर्स को यहाँ पे देखना होता है, हमेशा I और J के डायरेक्शन में देखना होता है। किसके डायरेक्शन में, I और J के डायरेक्शन में। I और J के डायरेक्शन मतलब X एक्सिस और Y एक्सिस। किस एक्सिस में, Y एक्सिस के डायरेक्शन में देखना होगा। अब देखो X एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे
तो ये वाला फोर्स आपका निकल के आएगा। कहने का मतलब इन दोनों का रेजोल्यूशन कर लेते हैं, और रेजोल्यूशन करेंगे कैसे मिलेगा देखेंगे। ये फोर्स आपका इस तरीके से है सभी, एफ एफ और एफ। ये जो आपके फोर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं देखेंगे इस डायरेक्शन में कैसे निकलेगा। ये आपका कितना एंगल है, देखो अगर ऐसे हम लोग बनाए तो ये पैरेलल, ये कितना आ जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो इधर एंगल के साइड में आपका क्या आ जाएगा एफ cos 30, और इधर क्या आ जाएगा एफ sin 30 आएगा कि नहीं। और इसका रेजुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इस डायरेक्शन में एफ, ये भी आपका 30 ही मिलेगा, एफ cos 30, और इधर कितना निकल के आएगा एफ sin 30 आ जाएगा कि नहीं। अब देखो आगे बढ़ो, अब देखो अगर हम लोग एफ आई के डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकालें तो क्या निकल के आएगा एफ cos 30, और क्या होएगा माइनस, इस वाले में माइनस जे कैप, और इधर आपका प्लस एफ cos 30 किस डायरेक्शन में होएगा आई कैप, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर। तो एफ आई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों। अब देखो ये माइनस ए प्लस, यानी कि एफ आई, यानी कि आई के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आपका जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट होके आएगा, निकल कर आएगा, कितना आएगा 0। ऐसे ही आप देखेंगे एफ जे कैप के डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में भी क्या निकल के आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा आपको यहाँ से एक बार अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। एफ cos 30 एफ sin 30 एफ sin 30 1/2 मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 1 एफ, इधर भी आपका 1 एफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसल आउट करेगा, और कैंसल आउट जैसे ही करेगा यहाँ पे नेट फोर्स कितना निकल के आ जाएगा वाई डायरेक्शन में 0 आ जाएगा, जैसे आपके नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में निकलकर 0 आया हुआ है। आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट। आशा करते हैं इस पॉइंट आप सभी ज्ञान किए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे आपका क्यू है, यहाँ पे आपका क्यू है। अब देखो यहाँ पे क्यू नॉट को रख दिया है, और यहाँ पे आपका क्या रखा है क्यू रखा है। अब कह रहा है कि इस क्यू नॉट पे लगने वाले फोर्स को आप बताइए कितना के बराबर होएगा, अर्थात एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लीकेबल होएगा और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स इस क्रिएट होके आएगा। इस चीज को आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बताइए। अब देखिए इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा कितना होएगा 3F के बराबर होएगा। अभी समझा देंगे कैसे 3F के बराबर आएगा। अब देखिए इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा F, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा F हो जाएगा। अब देखो 3F कैसे आ रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे अगर हम लोग F की वैल्यू निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होएगा। अब देखिए Q, दोनों Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपान में, या ऐसे ही अभी लिख लो Q1 और Q2 अपान में। देखो आपका R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर डिस्टेंस आपका क्या ए वाला है, और अभी हमने यहाँ निकाल के आया ए वाला डिस्टेंस कितना था L/√3 था। यहाँ पे देखो अभी लिखा भी है L/√3 था। जैसे ही आप L/√3 यहाँ पे रखेंगे और स्क्वायर करेंगे, आप देखेंगे F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 बटे में। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और ये नीचे की तरफ ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ 3 आ जाएगा अपान में L स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका इसको हम लोग पूरा क्या माने F माने, तो क्या हो जाएगा 3F, और 3F यहाँ पे हम लोग इसीलिए लिखे हुए हैं। आई होप अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट फॉर दिस पॉइंट। आप सभी इस पॉइंट को समझेंगे कैसे 3F के बराबर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, ये आपका कितना है 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और ये पूरा कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये पूरा कितना है 60 है, हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसका रेजोल्यूशन करेंगे, तो इसका रेजोल्यूशन करेंगे, इधर क्या आ जाएगा 3F cos 30, और इसका रेजोल्यूशन, या पहले आप ऐसे इधर करके आप लिख लो अलग अलग ना, तो अच्छे से रेजोल्यूशन कर पाएंगे। ये आपका कैसे है इस डायरेक्शन में है, तो ये आपका 30 है, आपका 60 है। तो इसका 3F का रेजोल्यूशन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 3F का रेजोल्यूशन, इधर आपका 3F cos 30 आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा 3F sin 30। अब देखो ये 60 वाले का रेजोल्यूशन इधर आ जाएगा, क्या आएगा F sin 30,
और इधर क्या निकल के आएगा, एफ cos 30। कितना आएगा बच्चों, एफ cos 30। अब आई डायरेक्शन में यानी कि एफ नेट अगर हम लोग निकालें किधर, आई डायरेक्शन में यानी कि जे कैप के डायरेक्शन में, तो क्या निकल के आएगा, सब आपके एफ इसी तरफ है, इसलिए आपका एफ आई कैप प्लस 3f cos 30 आई कैप प्लस एफ cos 30 आई कैप, ये निकल के आ जाएगा। ये आपका एफ नेट आएगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब देखो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में नीचे की तरफ है एफ नेट माइनस जे होएगा। क्यों होएगा, आप सभी समझ रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन में अपर होता था आपका पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। क्या निकल के आएगा बच्चों, पहले तो 3f sin 60। अच्छा यहाँ दोनों जगह 30 हो गया, तो ये आपका एफ वाले में कितना आएगा, यहाँ 3f वाले में 30 आएगा तो 3f भी 30, और एफ वाले में आपका कितना रहेगा बच्चों, 60 रहेगा। आप सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, जे कैप माइनस जे कैप, इधर आपका प्लस एफ साइन 60 माइनस जे कैप, और साथ साथ आपका एफ जे कैप। ये आपका y डायरेक्शन में, जे वाले डायरेक्शन में आपका एफ नेट निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं एफ नेट किसी एक पॉइंट पे अर्थात किसी एक कॉर्नर पे क्यू नेट रख कर कूलाम के लॉ से फोर्स को कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं, अर्थात कितना मैग्नीट्यूड निकल के आता है ये निकालते हैं। I hope understand every student what a value of generated this point force, यानी कि इस पॉइंट पे फोर्स कितना जनरेट होएगा और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का फोर्स कितना निकल कर आएगा। अब देखो ये आपका सिंपल है, यहाँ पे आपका क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, और यहाँ भी। यहाँ पे फोर्स के बारे में जानना चाह रहा है, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसके द्वारा जो फोर्स यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसके द्वारा जो फोर्स यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में। और हर डायरेक्शन का फोर्स क्या है, इक्वल है। इक्वल होने की वजह से सब एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो यहाँ पे एफ नेट आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो ये आपके कहीं ना कहीं इस तरीके से कूलाम्स लॉ को हम लोग न्यूमेरिकल पे एप्लीकेबल करते हैं। अब देखो आगे भी आपके कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल हैं जो कहीं ना कहीं इस पे एप्लीकेबल है, देख लो जरा एक बार। पेंडुलम प्रॉब्लम, वो कौन सा है बच्चों, पेंडुलम प्रॉब्लम। ओके, पेंडुलम प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या है। दो चार्ज हैं, एक आपका प्लस, क्या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, रिपल करेंगे, अर्थात इधर एक फोर्स लगाएगा, इधर एक फोर्स लगाएगा। इधर आप देखेंगे टेंशन टी होएगा, इधर आपका एफ आएगा, और इधर भी आपका एफ आएगा। इधर नीचे की तरफ क्या लगेगा, मास एम जी, नीचे की तरफ क्या है, मास एम जी। अब देखो अगर हम लोग इसका रेजोल्यूशन करें, टेंशन का रेजोल्यूशन करें, टेंशन का रेजोल्यूशन करें, या आपका अगर थीटा होगा, अगर ये थीटा होएगा, ये थीटा होएगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, टी कास थीटा, इधर क्या आएगा, टी साइन थीटा आएगा। अब देखो टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग इसको मान ले कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कैसे है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो यहाँ पे आपका एफ बराबर टी साइन थीटा, और इधर आपका टी या एम जी बराबर क्या हो जाएगा, टी कास थीटा हो जाएगा। दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दे, टी टी कैंसिल, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान एम जी, अर्थात एक खूबसूरत सा फार्मूला निकल के आ जाएगा। समझे बच्चों। अब देखो आगे ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपका टी लग रहा है, इधर आपका क्या आएगा, टी कास थीटा, इधर क्या आएगा, टी साइन थीटा, आएगा कि नहीं। अब देखो एफ बराबर इधर भी हो जाएगा टी साइन थीटा, और इधर आपका एम जी बराबर क्या हो जाएगा, टी कास थीटा, होगा कि नहीं।
सही है। अब देखो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर एफ अपान एम जी आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ भी वही चीज निकलेगा। अब देखो इसमें जो अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो कैसे बनाया जाएगा, एक आपका ज्यादा वेटेज रहेगा, एक आपका कम वेटेज रहेगा। यानी कि अभी तक यहाँ पे क्या था, दोनों इक्वल वेटेज के थे, इक्वल मास के थे, लेकिन अब यहाँ पे आपकी इक्वल मास नहीं है, अनइक्वल मास आएगा। कैसे आएगा देखो जरा, ये आपका दो चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, m1 ग्रेटर देन m2। तो सीधी बात है, यहाँ पे कोई चीज आपको अलग चीजें देखने को नहीं मिलेगा, बस m1 की जगह m1 हो जाएगा और m2 की जगह m2 हो जाएगा। बस एक चीज आपको यहाँ पे डिफर देखने को मिलेगा, यहाँ जो फोर्स अप्लाइड होके यहाँ पे एंगल निकल के आएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, डिफर, अर्थात ये θ1 लेस, ये आपका θ2 ग्रेटर हो जाएगा। θ1 लेस देन θ2, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा वेटेज है यानी कि कम दूर जाएगा, और ये ज्यादा लाइटली यानी कि हल्का है, ज्यादा दूर निकल जाएगा, यानी कि θ2 ग्रेटर हो जाएगा, θ1 लेस हो जाएगा। अब देखो इसी के बाद बच्चों जो हम लोग अगला चीज इसमें देखने वाले हैं वो आपका कौन सा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब इसको भी पढ़ के हम लोग खत्म करते हैं, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, और गाउस थ्योरम। ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए मजे से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या देखेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये क्या चीज होता है, ध्यान देंगे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में पहले ऐसे ले लेते हैं। मान लो एक आपका 3 डायमेंशन में, मान लो एक चार्ज आपका यहाँ पे रखा है और एक चार्ज आपका यहाँ पे रखा है Q2। अब इन दोनों को सेपरेट किया गया ए बी डिस्टेंस से, अगर ए माने और बी माने तो कितना डिस्टेंस होएगा, ए बी होएगा। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हम दोनों का क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये आपका r1 है, ये आपका r2। अगर ए बी का माड हम लोग निकाले तो क्या निकल के आएगा बच्चों, r2 माइनस r1। इफ r1 ग्रेटर इज r2 तो क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 हो जाएगा। समझे बच्चों। अब इसके बाद अगर देखें इसके यानी कि दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होगा, पहले लिख लो, यहां पे क्या आएगा आपका, लेट टू चार्ज Q1 एंड Q2 फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ AB का माड, अब देखो इसके बाद लिख सकते हैं। अब देखो इसके द्वारा जो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो गया वो क्या होएगा, F12, और इस चार्ज के द्वारा जो इस पे फोर्स अप्लाइड होगा क्या होएगा, F21। अब F12 क्या चीज है, ये क्या नहीं बोला है, तो इसको भी देखो, F12 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F21 क्या है बच्चों, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 2, ये चीज आपका होता है। अब देखो अगर हम लोग फोर्स 1-2 के एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, क्या निकल के आएगा, एक तो आपका फोर्स का माड हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म फोर्स का माड हो जाएगा, दूसरा आपका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन। अब देखो F12, अब देखो F वेक्टर F का माड क्या चीज है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अब देखो यहाँ पे R स्क्वायर आ रहा, R क्या चीज है बच्चों, ए बी का माड, क्या है, ए बी का माड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे F आपका डायरेक्शन है, तो F क्या चीज होएगा बच्चों, ए वाला डिस्टेंस, आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी का क्या हो जाएगा, कैप, और कैसा होएगा बच्चों, माइनस कर देंगे। ओके,
ये चीजें निकल के आ जाएगा। अब हमें ए बी का माड और ए बी कैप चाहिए। ए बी आपका क्या है, सेपरेशन बोथ चार्जेस। क्या है ए बी, क्या है बच्चों, सेपरेशन बोथ चार्जेस। तो क्या निकल के आ जाएगा, ए बी का माड R2 माइनस R1। और ए बी आपका डायरेक्शन है, आपने यूनिट वेक्टर पढ़ रखा है, तो ए बी आपका क्या निकल के आ जाता है, इसी का आपका मैग्नीट्यूड, मतलब इसको आप पहले डिवाइड कर देंगे, अर्थात R2 माइनस, या पहले आप इसको लिख लो ए बी वेक्टर अपान में क्या हो जाएगा, ए बी का माड। ये चीज निकल के आएगा। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपान में क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 माड। ये चीजें निकल के आ जाएगी। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, यहां पे पुट करो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो ए बी आपका क्या है, ए बी का माड क्या है, R2 माइनस R1 माड का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू में ए बी कैप क्या है, इसको देखेंगे R2 माइनस R1, इसको हम लोग कैप बोलते हैं, इसीलिए ए बी कैप बार बार बोला जा रहा है। R1 माइनस R2 अपान में आपका क्या है, R2 माइनस R1 का माड। अब देखो F12 वेक्टर लगा लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आपका Q1 Q2, और ये आपका ऊपर में R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस R1 अपान में आपका क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, इधर R2 माइनस R1 है, तो दोनों आपका मिलके क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में। माड लगाइए, क्या हो जाएगा, पावर क्यूब। कहने का मतलब ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ निकल कर आ जाएगा। क्या सभी समझे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है, ये आपका फार्मूला जनरेट होके आएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ आप इसको देख सकते हैं, ऐसे हम लोग निकालते हैं। समझ गए सभी। अब इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में लेने वाले। आई होप अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट ऑल दिस पॉइंट। आशा करते हैं सभी इन सभी पॉइंटों को आप सभी समझे होंगे, और अगर ना एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को पॉज कर करके बार बार आप देखें, राइट करें। मेरी गारंटी है कि आप इस पॉइंट को अच्छे से गेन कर जाएंगे। जैसा कि आप लोग के सामने मैंने बहुत एजली तरीके से दिखाया भी हर एक पॉइंट को। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस आप लोग से यही गुजारिश है, मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, आप लोग को नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे, अर्थात हर चैप्टर हर टॉपिक को कंप्लीट करवाते रहेंगे। और बोर्ड एग्जाम में भी मेरा आप लोग के साथ बहुत से ज़्यादा सहयोग होने वाला है इस बार। समझे बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।